विचारण न्यायालय के समक्ष जब कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो उसमें दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य और गवाह पेश करते हैं। साक्षी जब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उस समय एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि कौन व्यक्ति साक्ष्य दे सकेगा, हु मे टेस्टिफाई। कौन व्यक्ति साक्षी हो सकेगा, कौन व्यक्ति साक्ष्य दे सकेगा। आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि साक्ष्य विधि में साक्ष्य कौन व्यक्ति साक्षी हो सकता है, इसके संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे कि साक्ष्य विधि में कुछ स्पेशल कंडीशन क्रिएट करके, कुछ विशेष परिस्थितियां निर्मित करके कुछ लोगों को साक्षी घोषित किया गया है और कुछ विशेष व्यक्तियों को भी के साक्ष्य दिए जाने के संबंध में भी साक्ष्य विधि में प्रावधान किया गया है। तो आज हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होता है तो वो कैसे साक्ष्य देता है, साक्षी होने की क्या विशेषताएं हैं। जैसे पिछले दिनों जब मैं स्वयं न्यायालय में उपस्थित था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि प्रतिपक्षी के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह आक्षेप उठाया था कि जो महिला साक्षी साक्ष्य देने के लिए उपस्थित है वह कॉम्पिटेंट नहीं है, वह मेंटली फिट नहीं है, उसका साक्ष्य न दिया जाए। तो इसके संबंध में साक्ष्य विधि में क्या प्रावधान किया गया है वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। साक्ष्य विधि की धारा 118। साक्ष्य विधि की धारा 118 में यह प्रावधान किया गया है कि कौन साक्षी हो सकेगा, कौन साक्ष्य दे सकेगा, हु मे टेस्टिफाई। धारा 118 साक्ष्य विधि। तो धारा 118 साक्ष्य विधि में यह कहा गया है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो इसके संबंध में धारा 118 में एक सामान्य नियम बताया गया है। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। धारा 118 में कि कौन साक्ष्य दे सकेगा, इसका सबसे पहला जो उत्तर दिया गया है वह यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे। और उसके बाद न्यायालय को विवेकाधिकार दिया गया है। न्यायालय को विवेकाधिकार देकर यह बताया गया है कि जब तक न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से यदि कोई व्यक्ति उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के युक्ति संगत उत्तर देने में असमर्थ है, युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित है, तो ऐसा व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकता है। यानी कौन साक्ष्य दे सकता है, अगर साक्ष्य विधि में इस बात को हम देखें तो धारा 118 यह प्रावधान करती है कि सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से। कोमल वयस, अति वार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित हैं। धारा 118 में एक स्पष्टीकरण भी विधायिका के द्वारा जोड़ा गया है और उस स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उनके युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित न हो। यानी धारा 118 के स्पष्टीकरण के माध्यम से यह बताया गया है कि कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है। यानी पागल व्यक्ति भी साक्ष्य देने में सक्षम हो सकता है यदि वह उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से और उनका युक्ति संगत उत्तर देने से निवारित न हो। तो ये है धारा 118 जिसमें यह बताया गया है कि कौन साक्ष्य दे सकता है। इसके पश्चात आता है धारा 120। धारा 120 में दो तरह की बातें बताई गई हैं। पहला क्या है, सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, और दूसरा दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी।
तो धारा 120 में यह बताया गया है कि सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, और इसी प्रकार से दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी, यानी सभी सिविल कार्रवाइयों में धारा 120 क्या कहती है कि सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा। तो धारा 120 क्या कहता है कि सभी सिविल कार्रवाइयों में, आल सिविल सूट्स, धारा 120 सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के पक्षकार के धारा 120 सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। तो ये धारा 120 है। और इसी प्रकार से धारा 120 में दांडिक विचारण के अधीन भी किसी व्यक्ति के पति या पत्नी को सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। इसके बाद आता है धारा 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। धारा 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को भी सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। और इसके बाद आता है धारा 121 121। धारा 121 में 121 सेक्शन 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। धारा 120 के बारे में धारा 121 के बारे में प्रावधान करते हुए यह बताया गया है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या किसी ऐसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी भी ऐसे न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी। धारा 121 इसमें 3 दृष्टांत भी दिए गए हैं। 3 इलस्ट्रेशन देते हुए यह बताया गया है, जिसमें से एक दृष्टांत में यह बताया गया है कि सेशन न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। तो इस तरह के मामलों में ये न्यायालय की कार्रवाइयों से इतर हुई एक घटना है, और इस तरह की कार्रवाइयों में न्यायाधीश व्यक्ति या मजिस्ट्रेट व्यक्ति